प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसके बारे में हम लोग आज देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से हमारा क्या मीनिंग होता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और क्या इसका महत्व है। साथ ही ब्रीफ में हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिसमें कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड्स फ्लो, कैश फ्लो एनालिसिस होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस वगैरह होता है। तो अपने जो सिलेबस में है वो मेनली तीन ही एनालिसिस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और एक सेकंड पार्ट में लूँगा वो अपना रहेगा रेशियो एनालिसिस का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से क्या मीनिंग होता है, तो स्क्रीन पे आप देखिएगा। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण और निर्वचन, उनका एनालिसिस और उनका इंटरप्रिटेशन से क्या मतलब है? सूचना को इस प्रकार प्रस्तुत करना है जिससे कि व्यवसाय के प्रबंधकों, विनियोगकर्ताओं, लेनदारों एवं अन्य वर्गों जो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति व परिचालन के परिणामों में रुचि रखते हैं, उनको निर्णय लेने में सहायक हो सकें। मीन्स फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं उनके एनालिसिस के माध्यम से हम सूचनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं ताकि जो व्यक्ति जिस उद्देश्य से उनके बारे में जानकारी चाहता है वो जानकारी ले सके और संस्था के संबंध में अपनी एक धारणा बना सके और जो भी उसको निर्णय लेने हो वो निर्णय ले सके। वित्तीय विवरणों में मुख्य रूप से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुख्य रूप से हम क्या शामिल करेंगे? बैलेंस शीट को शामिल करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मींस इनकम स्टेटमेंट तथा फंड्स फ्लो स्टेटमेंट को शामिल किया जाता है। इनका एनालिसिस करके हम जो गहन सूचनाएं हैं उनको सरल तरीके से प्रबंधकों और संबंधित पक्षों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं ताकि वो जो भी निर्णय लेना चाहें वो निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। वित्तीय विश्लेषण में इन विवरणों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है जो प्रबंधकों, लेनदारों, इन्वेस्टर्स और अन्य संबंधित पक्षों को निर्णय लेने में सहायक हो सके। तो कुल मिलाकर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मीनिंग ये होता है कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट की सूचनाओं को सरल तरीके से संबंधित पक्षों के समक्ष प्रस्तुत करना ताकि वो उसके बारे में जो भी निर्णय लेना चाहें वो निर्णय ले सकें। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? अगर उद्देश्यों की मैं बात करूं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो संस्था की वर्तमान में प्रॉफिटेबिलिटी का विश्लेषण करके भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जाएगा। इनकम स्टेटमेंट का एनालिसिस आप करके ये देखेंगे कि संस्था की उपार्जन क्षमता कैसी है और फ्यूचर में क्या ट्रेंड रहने वाला है उसके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं। संस्था की वित्तीय सुदृढ़ता, फाइनेंशियल उसकी पोजीशन कैसी है, एफिशिएंसी कैसी है, परफॉर्मेंस का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आप इन स्टेटमेंट्स के माध्यम से कर सकते हैं। संस्था की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसी है, शॉर्ट टर्म में अपने दायित्वों या ऋणों को चुकाने में संस्था समर्थ है या नहीं है, या दीर्घ काल में उसकी शोधन क्षमता कैसी रहेगी उसके बारे में एनालिसिस आप करते हैं। वित्तीय स्थिति व ऋण लेने की क्षमता का अनुमान लगाया जा सकता है इन स्टेटमेंट्स के माध्यम से। संस्था की भावी प्रगति, उसके विस्तार, पॉसिबिलिटीज़ और आर्थिक सुरक्षा का अनुमान लगाया जा सकता है। उद्योग की अन्य फर्मों से तुलना करके प्रबंधकों की कुशलता
और जो कार्यशील पूंजी आपने लगा रखी है उसका प्रभावी उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जानकारी भी हम ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस का जो उद्देश्य होता है वो संस्था की उपार्जन क्षमता, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी सॉल्वेंसी की रेट और जो मैनेजमेंट हैं उनकी एफिशिएंसी को जांचना होता है, जिसके आधार पर विनियोजक या संस्था के प्रबंधक भविष्य के बारे में अपनी योजना बना सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में इम्पोर्टेंस, क्या महत्व होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विभिन्न पक्षकारों का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। तो जिस पक्षकार का इंटरेस्ट जिस आइटम पर होगा या जिस एस्पेक्ट पे होगा वो उस पर फोकस करता है। जैसे कि ऋणदाताओं के लिए महत्व, ऋणदाताओं के लिए महत्व कैसे होगा, क्योंकि दो वर्ग होते हैं ऋणदाताओं के, अल्पकालीन व दीर्घकालीन। अल्पकालीन जो ऋणदाता होते हैं उनका प्रमुख स्वार्थ व्यवसाय की तरलता में निहित होता है। ये संस्था के कोष प्रवाह के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि उनका कर्ज चुकाने के लिए संस्था के पास समय पर नकद कोष होंगे या नहीं होंगे। जबकि लॉन्ग टर्म जो लोन प्रोवाइडर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म होता है। ये संस्था की दीर्घकालीन लाभ अर्जन क्षमता के विश्लेषण से ये देखते हैं कि दीर्घकाल में क्या संस्था की अर्जन क्षमता उनके ऋणों के भुगतान के लिए पर्याप्त धन संचित रख पाएगी या नहीं रख पाएगी। ये संस्था की प्रॉफिटेबिलिटी या उसका कैपिटल स्ट्रक्चर तथा फ्यूचर में फंड्स का फ्लो कैसे होगा उसके बारे में इंटरेस्टेड होते हैं। तो जिस पक्षकार का जिस बात पर फोकस होता है वो इन स्टेटमेंट के माध्यम से उस बात को देख सकता है और अपना निर्णय ले सकता है। विनियोजकों के लिए जैसे आप देख रहे हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं, तो इन्वेस्टर्स का मुख्य स्वार्थ क्या होता है, विनियोजन की सुरक्षा तथा कंपनी की लाभ अर्जन क्षमता में होता है उनका इंटरेस्ट। जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सुरक्षित होना चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी संस्था की कैसी है इससे उनका संबंध होता है। विनियोजक इस आशय के लिए प्रतिअंश लाभांश की गणना कर सकते हैं और इस लाभांश को अंश के बाजार मूल्य से तुलना करके अंश प्रतिअंश जो मूल्य और लाभांश मीन्स प्राइस अर्निंग रेशियो है वो निकाल सकते हैं। अतः विनियोजकों का ध्यान मुख्यतः कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर केंद्रित होता है। कुछ विनियोजक इस तरह के भी होते हैं जो कंपनी के पिछले वर्षों में जो बिक्री हुई है उसका ट्रेंड या कंपनी का उद्योग में स्थान क्या है तथा दीर्घकालीन वित्तीय सुदृढ़ता में भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो वो इनसे संबंधित रेशियोज को कैलकुलेट करके कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में अवगत हो सकते हैं। सरकार के लिए तो यही महत्व है कि वित्तीय नीतियों के संचालन में वित्तीय विश्लेषण एक कंपनी से दूसरी कंपनी तथा उद्योग में तुलना में सहायक होते हैं। तो लाभार्जन क्षमता और टर्नओवर रेशियो के आधार पे सरकार विभिन्न कंपनियों की आपस में तुलना करके सरकारी नीतियों को बनाती है और उद्योगों के लिए जो भी संभव होता है वो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के माध्यम से कंक्लूड करके उनको देती है। कर्मचारियों के लिए अगर मैं कहूँ तो कर्मचारी वर्ग संस्था की लाभार्जन क्षमता और फाइनेंशियल पोजीशन में ही रुचि रखेंगे, क्योंकि कंपनी की आय कम से कम इतनी होना आवश्यक है कि उनका जो वेतन वगैरह है कर्मचारियों को वो समय पर मिलता रहे। कर्मचारी तथा श्रमिक वर्ग अपनी मजदूरी में वृद्धि की मांग वित्तीय विश्लेषण के परिणामों को ध्यान में रखकर कर सकते हैं। नए वेतनमान की डिमांड है तो वो भी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी या फर्म की कैसी है उसके आधार पे करते हैं। तो उनके लिए ये भी लाभदायक है कि वो संस्था की वास्तविक स्थिति से अवगत होते हैं। प्रबंधकों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होता ही है, क्योंकि प्रभावशाली नियोजन व नियंत्रण के लिए संस्था के प्रबंध की रुचि प्रत्येक वित्तीय पहलू में होती है। प्रबंध को विभिन्न पूंजीदाताओं को संतुष्ट करना होता है तथा बाह्य पूंजी की प्राप्ति में
अपनी मोल भाव करने की शक्ति में वृद्धि करनी होती है। अतः वे अपने वित्तीय विश्लेषण में पूंजी संरचना, लिक्विडिटी तरलता की स्थिति, टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी, इन सब बातों का समावेश करते हैं। तो प्रबंधक अपनी नीतियों और निर्णयों की प्रभावशीलता को भी माप सकते हैं। नई नीतियां व पद्धतियों के धारण के औचित्य का निर्धारण किया जा सकता है कि आपने नई कोई पॉलिसी बनाई है या कोई नया कंसेप्ट लेकर के आए हैं तो वो कितना प्रभावशाली रहा है उसकी भी जांच हो जाती है। और स्वामियों को अपने प्रबंधकीय प्रयत्नों का प्रमाण दे सकते हैं। जो ऑनर्स हैं उनको आप बता सकते हैं कि हमने अपनी मैनेजरियल एफिशिएंसी के माध्यम से संस्था की प्रगति में ये योगदान दिया है। तो इस तरह से विभिन्न पक्षकारों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का महत्व होता है। आज के इस लेक्चर में, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की कई टेक्निक्स हैं, लेकिन हमें पढ़ना है एक तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को और दूसरा पढ़ना है कॉमन साइज को। रेशियो एनालिसिस को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो कंपैरेटिव एनालिसिस जो बनाते हैं आप, तुलनात्मक वित्तीय विवरण, वो किस तरह से बनाते हैं तो देखिएगा। वित्तीय विश्लेषण हेतु सामान्यतया तुलनात्मक बैलेंस शीट व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही अधिक उपयोग होता है। मीन्स बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, दो ही स्टेटमेंट को कंपैरेटिव फॉर्म में बनाया जाता है। तुलनात्मक बैलेंस शीट हो या लाभ हानि खाता हो में दो या दो से अधिक तिथियों पर तैयार किए गए विवरणों की मदों तथा उनकी ट्रेंड्स को दिखाया जाता है। तुलना करने के लिए दो तो मिनिमम है। दो या दो से अधिक जो बैलेंस शीट हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैं उनका आपस में कंपैरिजन करते हैं और फ्यूचर के लिए ट्रेंड को दर्शाते हैं। कैसे करेंगे? इसमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय जो बैलेंस शीट 2 सालों की दी गई होगी, सपोज 19-20 की दी गई है, तो एक कॉलम मैं और बढ़ाऊंगा एब्सोल्यूट चेंज का। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब 19-20 की बैलेंस शीट है तो अब जो पिछले वर्ष है 19 की तुलना में 20 में कितना परिवर्तन हुआ है। मीन्स एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम बनाऊंगा जिसमें वर्तमान वर्ष की अमाउंट में से पिछले वर्ष की अमाउंट को घटा दूंगा। 19-20 का है तो 20 में जो फिगर आई है बैलेंस शीट के किसी भी आइटम की, उसमें से 19 की अमाउंट को लेस कर दूंगा। तो जो अमाउंट आएगी प्लस या माइनस वो अगले कॉलम में लिखूंगा और उसको बोलता हूं एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज का कॉलम वीक होता है। फिर एक कॉलम और बना दूंगा। एब्सोल्यूट चेंज को प्रतिशत में दर्शाने के लिए इसे गत वर्ष की अमाउंट से भाग देकर प्रतिशत निकाल लेते हैं। मीन्स अब जो एब्सोल्यूट चेंज आपने निकाला है तीसरे कॉलम में, 2 कॉलम तो बैलेंस शीट के होंगे ही होंगे। 19 की अमाउंट दी गई होगी, 20 की अमाउंट दी गई। तीसरे कॉलम में 20 की अमाउंट में से 19 की अमाउंट को घटाया तो इंक्रीज या डिक्रीज आ गया। परसेंटेज में अब कन्वर्ट करूंगा तो परसेंटेज जो बेस ईयर है, गत वर्ष है, उसका प्रतिशत निकाला जाएगा। मीन्स 19-20 है तो 19 की तुलना में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, इसके लिए इंक्रीज या डिक्रीज की अमाउंट को 19 की अमाउंट से भाग लगाऊंगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, 2 कॉलम तो 2 ईयर्स के होंगे ही होंगे। बैलेंस शीट का कंपैरेटिव फॉर्मेट बनाएं, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का। एक कॉलम एब्सोल्यूट चेंज का, मींस इंक्रीज डिक्रीज का, और फिर एक कॉलम बनाएंगे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। परसेंटेज बेस ईयर से निकाला जाएगा। 19-20 है तो 19 की तुलना में
कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है। तो इस तरह से प्रतिशत में हम सूचनाएं दे देते हैं कि 19 की तुलना में 20 में फिक्स्ड एसेट्स कितने प्रतिशत बढ़ी हैं, करंट एसेट्स कितने प्रतिशत घटी हैं, शेयर कैपिटल में क्या चेंज आया है, इन्वेंट्रीज में क्या चेंज आया है, करंट लायबिलिटीज में कितने प्रतिशत चेंज आया है। तो ये जो डाटा होते हैं आपके भारी भरकम 19-20 में बैलेंस शीट में आप लिखते हैं, जैसे फॉर्मेट होता है अपना, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ये थी। अब उसके बेस पर आप कैलकुलेशन कैसे करें, क्या निर्णय लें, तो हम उसको सरल फॉर्म में पहले इंक्रीज डिक्रीज निकालते हैं और फिर बेस ईयर की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी है वो आपको बता देते हैं, ताकि आप निर्णय लेने में आपको सरलता रहे और आप आसानी से अपने कंक्लूजन पे पहुंच सकें। दूसरा फॉर्मेट होता है कॉमन साइज का। कॉमन साइज मीन्स समानाकार वित्तीय विवरण। तुलनात्मक वित्तीय विवरण का एक ड्रॉबैक है। इसमें क्या होता है, तुलनात्मक वित्तीय विवरणों में विभिन्न वर्षों, विभिन्न मदों, जो विभिन्न मदें होती हैं, उनका कुल एसेट या कुल लायबिलिटीज या नेट सेल्स से संबंध तथा इनमें प्रतिवर्ष कितना परिवर्तन होता है वो नहीं दिखाया जाता है। एक आइटम की तुलना दूसरे से तो की जाती है, टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज, नेट सेल्स से क्या चेंज आया है वो नहीं दिखाया जाता है। इस कमी के कारण एक संस्था के वित्तीय तथ्यों की तुलना न तो उसी प्रकार की अन्य संस्था से हम कर सकते हैं और न ही संपूर्ण उद्योग से की जा सकती है। इस कमी को दूर करने के लिए ही कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। कंपैरेटिव में एक आइटम की तुलना दूसरे से होती है, टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज या नेट सेल्स से उनका क्या रेशियो है, क्या प्रतिशत है, वो शो नहीं होता है। इसलिए उन आंकड़ों को हम दूसरी जगह काम में नहीं ले सकते हैं, दूसरी संस्थाओं से काम में नहीं ले सकते हैं, न इंडस्ट्री से कंपेयर करने के काम में ले सकते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए हम बनाते हैं कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या करते हैं कॉमन साइज में, समानाकार वित्तीय विवरणों के निर्माण हेतु स्थिति विवरण मीन्स बैलेंस शीट की स्थिति में टोटल एसेट्स, कुल संपत्तियों, और लायबिलिटी साइड की बात करूंगा तो टोटल लायबिलिटीज प्लस ओनर्स फंड के योग को 100 मान लूंगा। बैलेंस शीट का अगर टोटल है एसेट साइड का जो भी, वो 100 के इक्विवेलेंट मानूंगा। लायबिलिटी साइड का दे रखा है तो उसके टोटल को 100 मान लूंगा। इसी तरह से आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट की स्थिति में नेट सेल्स जो होगी उसको 100 मान लूंगा। मीन्स टोटल एसेट्स को 100 माना जाएगा, टोटल लायबिलिटीज या ओनर्स फंड है उसको मानेंगे 100, सेल्स अगर इनकम स्टेटमेंट है तो नेट सेल्स को 100 मान लूंगा। अब इसको 100 मान के उनकी विभिन्न मदों को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाएगा। जैसे बैलेंस शीट का सपोज टोटल है आपका 10 लाख, तो अब 10 लाख इज इक्वल टू एक कॉलम और बना दूंगा मैं, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। बैलेंस शीट का टोटल है 10 लाख, तो उस 10 लाख के आगे नीचे लिख दूंगा मैं 100, क्योंकि वो 100 के बराबर है। अब बैलेंस शीट की जो आइटम्स हैं उनका प्रतिशत 100 के अकॉर्डिंग कितना है। जैसे 10 लाख अगर आपकी बैलेंस शीट का टोटल है और इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख, अब हमने उसका जो बैलेंस शीट का टोटल है 10 लाख इज इक्वल टू 100 माना है, तो 3 लाख इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2 लाख हैं तो 10 में से 2 लाख वो हैं, तो 100 में से कितनी होंगी 20। इट मीन्स टोटल एसेट्स या नेट सेल्स को 100 मान के बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स का 100 की
तुलना में प्रतिशत निकाल लेंगे कि किस आइटम का कितना प्रतिशत है। अब इस प्रतिशत के आधार पर आप किसी दूसरी इंडस्ट्री से, किसी दूसरे फर्म से या कंपनी से तुलना करने में सक्षम होंगे, क्योंकि यहाँ टोटल जो एसेट्स थी वो वहाँ भी 100 मानेंगे, यहाँ भी 100 मानेंगे, और फिर आइटम वाइज उनका परसेंटेज निकाल देंगे, चाहे वो बैलेंस शीट हो चाहे सेल्स हो। तो दूसरी फर्मों या कंपनियों से तुलना करने में हमारे लिए सुविधाजनक होगी। जो कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है वो दो तरह से हम बना सकते हैं, लंबवत मीन्स वर्टिकल और क्षैतिज हॉरिजेंटल, दोनों ही तरह से बनाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका कोई विशेष बनता नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे आपकी बुक में दे रखे हैं, वो आप लोग देख लेना। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करना था, वो मैंने आपसे कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।